हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू न्याय दर्शन। तो चैप्टर 1, 2, 3, 4 हम ऑलरेडी डील कर चुके हैं। उसके वीडियो ऑलरेडी अपलोड हो चुके हैं। आप जाकर के मेरे राजस्थान एपीओ वाली जो प्लेलिस्ट है उस पर उस वीडियो देख सकते हैं। हम आगे का पार्ट कंटिन्यू करेंगे इस वीडियो में। जनरली कोशिश करूँगा आज पार्ट 5 और 6 डील हो जाए, ठीक है, ताकि मुझे भी कम वीडियो बनाने पड़े और कम से कम पार्ट में जो है अपलोड हो जाए। अब देखो, चैनल पे नए हो तो जाकर के मेरे दूसरे वीडियोस भी देख सकते हो। प्लेलिस्ट है, वैकेंसी से रिलेटेड भी अपडेट मैं डालता रहता हूँ, ठीक है। अब देखो, सीधा आ जाते हैं टॉपिक पर। चैप्टर 5 में क्या है? देखो, इसमें है ड्यूटीज़, फीस एंड सरचार्जेस। जो वर्ड सरचार्ज है ना, ये डाला गया है एडेड बाय राजस्थान एक्साइज एक्ट अमेंडमेंट, ठीक है। ये एक्ट 2 बार आ गया गलती से, सॉरी, 2020 से। ये एक्चुअल में क्या है ना, कोविड के टाइम डाला गया था, ठीक है, थोड़ा सरचार्ज कलेक्ट करने के लिए। तो तब से ये यहीं पर है। अब देखो यार, कोई भी चीज़ अगर यहाँ लिखी है ना, ड्यूटी, फीस, सरचार्ज, तो इनका मतलब क्या? अगर लेजिस्लेशन ने कुछ डाला है वर्ड, तो उनका कोई ना कोई मतलब तो ज़रूर है वहाँ पे। एक चीज़ मान लो, आप ड्राफ्टिंग में 99% अगर कोई चीज़ है तो वो इररिलेवेंट तो होगी नहीं, उसका मतलब कुछ ना कुछ होगा। तो सीधे आते ही चैप्टर पर टूट मत पड़ना, सेक्शन 28, 28A, 29, 30, 30A। पहले थोड़ा मतलब समझ लो कि एक्चुअल में मतलब होता क्या है। देखो, ड्यूटी का मतलब क्या होता है? ड्यूटी वो प्रकार का टैक्स होता है जो कोई पर्टिकुलर कमोडिटी पर या कोई पर्टिकुलर गुड्स पर चार्ज किया जाता है। जैसे कस्टम ड्यूटी, जो लग्जीरियस जो भी गुड्स आते हैं बाहर से, वॉचेस, लैम्बोर्गिनी, जो भी, तो उस पर कस्टम ड्यूटी मारा जाता है पर्टिकुलर गुड्स पर। अब इस चैप्टर में भी ड्यूटीज़ वर्ड यूज़ करते हैं जो टैक्स का नाम है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर भी तो पर्टिकुलर गुड्स है, जैसे एक्साइजेबल वाली जो भी लिकर, अल्कोहल, इंटॉक्सिकेटिंग ड्रग्स जिस पर भी लग रहा है, तो इसलिए वर्ड यूज़ करते हैं ड्यूटी। फ़ी क्या होती है? फ़ी जनरली कोई सर्विसेज अवेल करते हैं अपन, तो अपन फ़ी पे करते हैं। जैसे इस आप एक्ट में देखोगे तो लाइसेंस फ़ी, जो भी लाइसेंस लेते हैं कारोबार करने के लिए रिटेलर्स, ओके, तो यहाँ जो फ़ी पे करते हैं, जो अमाउंट पे करते हैं, उसको लोग बोलते हैं फ़ी। कोई भी किसी भी एक्ट में आप देखोगे ना, रजिस्ट्रेशन फ़ी, कुछ भी आप रजिस्ट्रेशन करने जाते हो तो फ़ी मांगते हैं, वो मैरिज रजिस्ट्रेशन फ़ी, एक्सेट्रा एक्सेट्रा जो भी। सरचार्ज क्या होता है? सरचार्ज एक तरीके से होता है टैक्स के ऊपर टैक्स। ऑलरेडी फॉर एग्जांपल कोई ड्यूटी है, उसके ऊपर आप एडिशनल टैक्स मार दो, तो वो सरचार्ज कहलाता है। सरचार्ज आपने देखा होगा ना, ओला उबर बुक करते समय वो सरचार्ज लेता है कभी कभी। क्या करता है जनरली, जो इसीलिए क्या होता है, जो कॉस्ट ऑफ राइड है वो बढ़ जाती है। आई होप यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा। सीधा आते हैं अब सेक्शन पर। देखो, सेक्शन 28 क्या कहता है? ड्यूटी ऑन एक्साइजेबल आर्टिकल, ये वाली ही ड्यूटी, ऑफिस जाने वाली ड्यूटी मत समझ लेना है ना, ओके। एन एक्साइज ड्यूटी और अ काउंटर वेलिंग ड्यूटी। अब काउंटर वेलिंग ड्यूटी क्या होता है? देखो, मान लो कि ये इंडिया है, मान लो, बस मान लो ऐसा गोल तो नहीं है इंडिया, बस मान लो। तो हमने इंडिया का गोल किया है, तो हम चाइना को भी गोला ही बनाएंगे और इससे छोटा ही बनाते हैं, बड़ा क्यों बनाए हम इंडिया के। तो देखो, अब क्या है ना, मान लो यहाँ से कोई एक पर्टिकुलर गुड्स, मान लो जैसे टॉयज़, मान लो खिलौने। अब जो चाइना में टॉय बन रहे हैं उनकी कीमत है 100 रुपये, इंडिया में जो टॉय बन रहे हैं उनकी कीमत है 200 रुपये। सब ने देखा है चाइना के टॉयज़ कैसे होते हैं, बचपन में सब ने खेला है, आज भी बच्चे खेल ही रहे हैं चाइना के टॉयज़ से, ओके। अब देखो, यहाँ पे अगर 200 रुपये में बिक रहे हैं, अब चाइना, अब ये चाइना तो करेगा ही, WTO का हिस्सा है हम लोग, तो मना तो कर नहीं सकते। आई होप आप ये WTO वाला सब जानते हो, अपन मेंबर है। तो अब ये 100 रुपये वाली चीज़ बेचेगा तो भाई हमारे लोगों का क्या होगा, जो जो टॉय बेच रहे हैं। तो गवर्नमेंट क्या करती है ना, एक काउंटर वेलिंग ड्यूटी मार देती है। तो जैसे ये 100 रुपये की चीज़ आएगी, उस पर 50 रुपये मान लो ड्यूटी मार दी, तो ये 150 रुपये की मिलेगी। तो ये
अपने जो लोग हैं उनको प्रोटेक्शन देने के लिए हम लोग ये काउंटर वेलिंग ड्यूटी लगाते हैं। आई होप आपको इतना समझ में आ गया होगा। एट सच रेट स्टेट गवर्नमेंट में डायरेक्ट इम्पोज जनरली और स्पेशल ऑर्डर। अब ये रेट कितनी ड्यूटी मारनी है, किस परसेंट से, 5%, 3%, 10%, 50%, ये गवर्नमेंट का काम है। ठीक है, आइदर जनरल स्पेसिफिक कोई भी लोकल एरिया को देख करके या आर्टिकल को देख करके, मतलब जनरली और स्पेशली रिलेटेड टू लोकल एरिया, किस एरिया में कितना के हिसाब से रेट लगना चाहिए उस हिसाब से गवर्नमेंट लगाती है। और इसका क्राइटेरिया मापदंड क्या रहेगा, डिपेंडिंग अपॉन कंजम्पशन, रिमूवल स्ट्रेंथ, क्वालिटी, डिफरेंट ड्यूटी रेट्स अकॉर्डिंग टू डिफरेंट प्लेसेस। एक्स मान लो एक्स प्लेस पर 5%, वाई प्लेस पर 6%, इस हिसाब से ये क्राइटेरिया को देखते हुए, मद्देनज़र रखते हुए अब आते हैं अगले सेक्शन में। देखो ये जो सरचार्ज था ना, उससे रिलेटेड यही एक सेक्शन है 28A जो ऐड किया गया है राजस्थान एक्साइज अमेंडमेंट एक्ट से। अब ये सरचार्ज देखो मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया क्या होता है सरचार्ज। अब ये कौन से आर्टिकल पे लगता है, जो 28 के आर्टिकल हैं जिन पे ड्यूटी लग रही है उन पे सरचार्ज भी लगेगा। एनी एक्साइजेबल आर्टिकल चार्जेबल विद ड्यूटी अंडर सेक्शन 28, समझ गए। अब अमाउंट ऑफ सरचार्ज कितना होगा, एट सच रेट नॉट एक्सीडिंग 50% ऑफ द ड्यूटी चार्जेबल ऑन एक्साइज। देखो ये कह रहा है मान लो कोई गुड्स है 100 रुपये के, ठीक है, अब उस पर ड्यूटी लग गई सेक्शन 28 पे, मान लो गवर्नमेंट ने लगा दी कितनी मान लो इस पे 50 रुपये ड्यूटी लगा दी। अब ये जो 50 रुपये की ड्यूटी लगी ना, मैक्सिमम इसका 50% सरचार्ज लग सकता है, मैक्सिमम इसका कितना हो गया, मतलब 25 रुपये मैक्सिमम जो लग सकता है वो इतना लग सकता है, इससे ज़्यादा नहीं लगेगा। कम कितना भी हो सकता है, ज़्यादा 50% ही होगा। अब देखो किस पर्पस, उद्देश्य के लिए ये सरचार्ज लगाया जाता है, टू मिटिगेट नेचुरल मैन मेड कैलेमिटीज़ लाइक ड्रॉट, फ्लड्स, एपिडेमिक, पब्लिक हेल्थ एक्सीजेंसी। ये पब्लिक हेल्थ एक्सीजेंसी में मेरे ख्याल से ये इंट्रोड्यूस हुआ था इस क्राइटेरिया पे। और कलेक्ट कैसे होगा, एज पर रूल्स मेड बाय दी स्टेट गवर्नमेंट। आई होप आपको इतना क्लियर हो गया होगा। आगे बढ़े, थोड़ा सा क्लियर कर देता हूँ मैं ताकि आप लोग के लिए काम आसान हो जाए अगर आप ये पढ़ रहे हो तो। अब देखो आगे आते हैं। अब ये कह रहा है देखो जो ये देखो आगे ये बोल रहा है इसका ये अकॉर्डिंग टू दिस ये कह रहा है जो ये सरचार्ज के नियम है ना, ओके, ये सेक्शन 28 पर भी लागू होंगे, जो सेक्शन 28 ड्यूटी पे। ये कह रहा है प्रोविजंस ऑफ दिस एक्ट सो फार एज अप्लाइड, जो सरचार्ज पे लागू हो रहे हैं प्रोविजंस इस एक्ट के, वो सेक्शन 28 ड्यूटी कलेक्शन पर भी अप्लाई होंगे। अब देखो मैनर ऑफ लिवाइंग ड्यूटी, वन और मोर वेज एज द स्टेट गवर्नमेंट डिक्लेयर्स। अब ये राज्य सरकार के ऊपर है वो कैसे उनको लेना है, ड्यूटी कैसे लिवाई करना है, 1 तरीका, 2 तरीका, 3 तरीके, उनकी मर्जी के ऊपर है। अब देखो पेमेंट फॉर एक्सक्लूसिव प्रिविलेज इंस्टेड ऑफ और इन एडिशन ऑफ एनी ड्यूटी अंडर दिस चैप्टर द एक्साइज कमिश्नर में एक्सेप्ट पेमेंट ऑफ अ सम फॉर। देखो सेक्शन 24 में आपको मैंने बताया था एक्सक्लूसिव प्रिविलेजेस के लिए कंसिडरेशन फॉर लाइसेंस में, जो सेक्शन 24 में डिस्कस किया था। तो ये कह रहा है कि है ना, ये जो ड्यूटी है ना, या तो ड्यूटी ना लेकर के या फिर ड्यूटी के साथ में हम ग्रांट फॉर जो ये प्रिविलेज अंडर सेक्शन 24 है ना, उसके लिए सम एक्सेप्ट कर सकते हैं। बस इतना सा ही है, समझ गए। देखो मतलब या तो हम ड्यूटी के साथ में एक्सेप्ट पेमेंट ऑफ अ सम इन कंसिडरेशन ऑफ अ लाइसेंस, कंसिडरेशन एक्सेप्ट कर लें, या फिर ये ना लेकर के सीधा कंसिडरेशन ले ले सेक्शन 24 में हम जो लाइसेंस फॉर एक्सक्लूसिव प्रिविलेज दे रहे थे। इंटरेस्ट पेएबल ऑन फेलियर टू पे एक्साइज रेवेन्यू if any amount of any duty fee demand due against any person under this act rule therein if not paid till the due date। अगर आपने ड्यू डेट तक नहीं दिया पैसा, जो भी अमाउंट ड्यू था, तब क्या होगा, पे ऑन दी अमाउंट सिंपल इंटरेस्ट, याद रखना है ना, एट सच रेट, कोई रेट मेंशन नहीं है,
सीधा कह रहा है जो स्टेट गवर्नमेंट सिंपल इंटरेस्ट जितना भी लगा दे उतना देना पड़ेगा फ्रॉम द नेक्स्ट फॉलोइंग डे। मान लो अगर 1 तारीख को ड्यू हो गया तो 2 तारीख से इंटरेस्ट लगना शुरू हो जाएगा। या फिर फी और डिमांड बिकम ड्यू, 1 तारीख को मान लो अगर ड्यू हो गया तो 2 तारीख से लगना नेक्स्ट फॉलोइंग डे 2 तारीख से शुरू हो जाएगा। अब ये अगली बात यही कह रहा है, इफ़ द अमाउंट इज रिड्यूस्ड बाय कॉम्पिटेंट अथॉरिटी, इंटरेस्ट भी कम हो जाएगा, और कोई एक्सेस में पे कर रखा है तो उसको रिफंड कर दिया जाएगा। ठीक, वेयर बोथ एक्साइज रेवेन्यू इंटरेस्ट आर आउटस्टैंडिंग। अब देखो इंटरेस्ट भी आउटस्टैंडिंग था, प्रिंसिपल जो अमाउंट था वो भी आउटस्टैंडिंग था। अब ये एक्स का मान लो ड्यू था, एक्स ने दे दिया इंटरेस्ट ड्यू था मान लो 100 रुपीज़, प्रिंसिपल ड्यू था 500 रुपीज़। ओके, अब इसने ला करके दे दिया 100 रुपये पहले, मान लो प्रोपोर्शनल पेमेंट करता है तो पहले अप्रोप्रिएट टुवर्ड्स द एक्साइज, जो भी ये अमाउंट जा रहा था ना एक्साइज का 500 वाला, पहले इसका पेमेंट होगा फिर बाद में इसका पेमेंट होगा। ठीक है, इतना तो समझ ही गए होगे यार है ना, इसमें कोई विशेष कोई डीप वाली बात तो है नहीं, नॉर्मल सी बात है, नॉर्मल सी मैथमेटिक्स है। अब देखो सेक्शन 30AA क्या कहता है, पावर टू रिड्यूस और वेव इंटरेस्ट इन सर्टेन केसेस। Notwithstanding anything contained in this act, the excise commissioner may, on application made in this behalf by licensee and after recording his reason, reduce or waive the amount of interest payable। ये कह रहा है कि जो एक्साइज कमिश्नर है वो आपका रिड्यूस कर सकता है या माफ़ कर सकता है इंटरेस्ट पेएबल बाय द लाइसेंसी इफ़ ही सेटिस्फाइड बाय दैट। 2 कंडीशंस में, क्या कि उसको सच में हार्डशिप हो रही है, जेन्यून रीज़न है, सर्कमस्टेंसेस ऐसे बन गए हैं कि वो पे नहीं कर पा रहा है। ओके, तो यहाँ माफ़ कर दिया जाएगा। और मान लिया गया कि भाई लाइसेंसी एक्साइज कमिश्नर को कह रहा है कि यार लाइसेंसी बड़ा अच्छा आदमी है, उसने हमारे साथ पूरा कॉपरेट किया है, ठीक है, बुरा आदमी नहीं है, चलो माफ़ कर देते हैं उसका उसने पूरा कॉपरेशन किया है, सहयोग किया है सारी प्रोसीडिंग्स में, तो जो उसका इंटरेस्ट है चलो माफ़ कर दिया जाए। ओके, एक्साइज कमिश्नर का कह रहा है जाओ भाई, जा सिमरन जा, जी ले अपनी ज़िंदगी। अब देखो आते हैं चैप्टर 6 पे, लाइसेंस परमिट्स एंड पासेस। आज ये चैप्टर और डील करेंगे, नहीं तो वीडियो बहुत ज़्यादा बड़ा हो जाएगा। मुझे पता है जैसे वीडियो की लेंथ बड़ी होती है और लोग जो व्यूअर्स है उनका बोर्डम शुरू हो जाता है, तो कोशिश करूँगा वीडियो छोटा रखने की ताकि आप कम से कम टाइम में ज़्यादा से ज़्यादा पढ़ सकें। ठीक है, फॉर्म एंड कंडीशंस ऑफ द लाइसेंस एट्सेट्रा। एवरी लाइसेंस परमिट और पास ग्रांटेड अंडर दिस एक्ट शैल बी ग्रांटेड। ये आपको रीडिंग मारनी है इस सेक्शन की। देखो क्या सच अथॉरिटी, जो अथॉरिटी होगी वो दे सकती है। क्या फॉर्म एंड कंडीशंस क्या रहेंगे लाइसेंस के परमिट कह लो या पास के। क्या कोई फीस, जो भी पेमेंट ऑन फीस सब्जेक्ट टू रेस्ट्रिक्शंस एंड कंडीशंस। ठीक है, कंडीशंस फॉर सच पीरियड्स। ओहो, थोड़ा ये टाइपो मिस्टेक हो गया है, डी पार्ट यहाँ आप नीचे ले लेना, है ना, सी के बाद डी है। इन सच फॉर्म्स एंड कंटेनिंग सच पर्टिकुलर्स, ई भी यहाँ नीचे ले लेना, मुझसे थोड़ी गलती हो गई, माफ़ी चाहूँगा मैं। फॉर एच दी स्टेट गवर्नमेंट बाय रूल्स, और ये मतलब सिंपल सा है ये सेक्शन, मैं अननेसेसरली इस पर अभी टाइम बर्बाद नहीं करूँगा। ओके, वीडियो बड़ा हो जाएगा, अगर इसमें कुछ समझाने लायक होता तो मैं समझा देता। आप ये रीड करोगे और आपको 100% समझ आ जाएगा, है ना। बस ये 3 4 5 6 चीज़ें आप इसको पढ़ना है, प्री के हिसाब से याद कर लेना, मेंस के हिसाब से इंपॉर्टेंट नहीं है, रीड मार लेना 2 से 3 बार। अब आगे बढ़ते हैं। देखो सेक्शन 32, सेविंग ऑफ लाइसेंस इन फोर्स एट द कमेंसमेंट ऑफ दिस एक्ट। देखो क्या कह रहा है कि मान लो किसी को लाइसेंस मिल रखा है, अब वो मान लो कोई सेक्शन 24 में लाइसेंस मिल रखा है, बाद में वो डिलीट हो गया, उसको लाइसेंस मिला था 1 साल के लिए 12 मंथ्स के लिए, तो क्या उसका वो लाइसेंस रहेगा? जी हाँ, बिल्कुल रहेगा। 12 महीने के लिए वो उसका लाइसेंस रहेगा वैलिड। बस यही चीज़, एवरी लाइसेंस विच वॉज ग्रांटेड अंडर एनी प्रोविजंस ऑफ एक्साइज और एनी अदर लॉ रिपील्ड बाय, कोई भी पुराने एक्ट में भी, इससे पहले मान लो कोई एक्ट है उसमें लाइसेंस मिल रखा, अब ये नया एक्ट आ गया तो उस लाइसेंस का क्या होगा? तो जितने पीरियड के लिए उसको पुराने एक्ट में लाइसेंस मिला था ना,
वो उतने पीरियड के लिए वैलिड रहेगा। ठीक, मान लिया जाएगा कि इस एक्ट में उसको लाइसेंस मिला है, नए वाले एक्ट में। ओके, आगे बढ़ते हैं। पावर ऑफ अथॉरिटी ग्रांटिंग लाइसेंस रिक्वायरिंग एग्जीक्यूशन काउंटर पार्ट एग्रीमेंट्स एट्सेट्रा। अब देखो काउंटर पार्ट एग्रीमेंट्स क्या होते हैं, जैसे ए पर्सन है और बी पर्सन है, ये एक एग्रीमेंट लेकर के गया, ठीक है। जनरली क्या होता है, एक एग्रीमेंट होता है, लेकिन काउंटर पार्ट्स एग्रीमेंट क्या होते हैं, जो दो काउंटर पार्ट्स हैं ना, दोनों का एक एक एग्रीमेंट्स होता है। ए का एग्रीमेंट ये, बी का एग्रीमेंट ये, ओके, ये इसके पास चला जाता है, ये इसके पास चला जाता है, तो इसको बोलते हैं काउंटर पार्ट्स एग्रीमेंट। ठीक है, अब देखो, अब पावर ऑफ अथॉरिटी, लाइसेंस देते समय क्या क्या चीज़ें अथॉरिटी मांग सकती है, क्या, एग्जीक्यूट अ काउंटर पार्ट एग्रीमेंट, ओके, इन कन्फॉर्मिटी विथ द टेनर ऑफ हिज लाइसेंस, लाइसेंस के लिए काउंटर पार्ट मांग सकती है कि आप भी दो हमको एक लिख करके एग्रीमेंट में, एंड सिक्योरिटी मांग सकती है, या सिक्योरिटी के बदले में कुछ सिक्योरिटी मांग सकती है, सिक्योरिटी मांग सकता है अथॉरिटी, और साथ में कह सकती है कि अगर आप सिक्योरिटी नहीं दे रहे तो आप डिपॉजिट करके जाओ कुछ अमाउंट। ओके, ऑलराइट, आगे बढ़ा जाए। अब देखो, पावर टू कैंसिल एंड सस्पेंड लाइसेंस, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, सीधा बता रहा हूँ, ये मेंस का क्वेश्चन है, लापरवाही मत करना, इससे सीधा पॉइंट पूछ लिया जाएगा। इन व्हाट केसेस, ठीक है, अथॉरिटी हैज़ पावर टू कैंसिल एंड सस्पेंड लाइसेंस, तो आपको ये लिखना है, जो इसके पॉइंट है ए बी सी डी ई एफ, अपने शब्दों में याद कर लेना, पूरा रटने की ज़रूरत नहीं है। अब देखो किन किन केसेस में सस्पेंड या फिर कैंसिल हो सकता है, उसने ट्रांसफ़र कर दिया या सबलेट कर दिया होल्डर ने, ठीक है, जो मेरा है उसने बोला वो तेरा है अथॉरिटी ने लाइसेंस दिया होल्डर को, होल्डर ने बोला जो मेरा है वो तेरा है, उसने किसी और को दे दिया, ट्रांसफ़र कर दिया, सबलेट कर दिया विदाउट परमिशन, तो एक ये कंडीशन है। जो भी ड्यूटी या फ़ी पेएबल थी उसने नहीं पे किया, कैंसिल या सस्पेंड हो जाएगा। जो टर्म्स एंड कंडीशंस, जिस टर्म्स एंड कंडीशंस पे टी एंड सी, मतलब टर्म्स एंड कंडीशन जो होल्डर को दिया था, जिस टर्म्स एंड कंडीशंस पे उसने उसकी जो थी उसका वायलेशन कर दिया, उसका ब्रीच कर दिया, किसके द्वारा, होल्डर ने खुद ने कर दिया, उसके सर्वेंट ने कर दिया एक्सप्रेसली और इम्प्लाइडली, ठीक है, और एनी पर्सन एक्टिंग बिहाफ, और जो होल्डर के बिहाफ पे कोई भी पर्सन एक्ट कर रहा था उसके द्वारा। अब देखो ये वाला है, मैंने इसको अलग अलग बहुत सारे लिख रखे हैं, आप डायरेक्ट पढ़ो, बहुत सारे लिख रखे हैं, तो मैंने उसको ऐसे अलग अलग लिख दिया है। तो किस किस में कन्विक्शन हो गया, अंडर दिस एक्ट और एनी, इसको यहाँ से हटाओ, और एनी अदर लॉ रिलेटिंग टू रेवेन्यू, कॉग्निजेबल एंड नॉन बेलेबल ऑफेंस, ऑफेंस पनिशेबल अंडर डेंजरस ड्रग्स एक्ट, मेरे ख्याल से अब ये NDPS हो गया है 1985 में, चेक कर लेना एक बार। एनी लॉ रिलेटिंग टू द मर्केंडाइज मार्क अंडर सेक्शन 482 to 489 इंक्लूसिव ऑफ IPC। ओके, where a license to permit or a pass has been granted on the application of grantee exclusive requisition of such grantee, ये वो वाला ही जो मैंने आपको अभी ऊपर डिस्कस कर रहे थे, जो आपने पिछले वो पढ़े थे, रेक्विजिशन जो ग्रांटी ने लिख करके दिया था कि मैं पास ऑन कर रहा हूँ, ठीक है, मैंने आपको समझाया था ना, लाइसेंसर होता है एक, तो ग्रांटर जो ग्रांट देता है, फिर वो ग्रांटी के पास जाता है, ग्रांटी ने उसको फर्दर असाइन कर दिया, ट्रांसफ़र कर दिया, और उसने खुद लिख करके दिया था एक्साइज कमिश्नर को कि हाँ ये मेरे पास है, मैं इसको ट्रांसफ़र कर रहा हूँ, एप्लीकेशन खुद ने लिखी थी, याद हो तो पढ़ लेना, वो पीछे सेक्शन मैंने ऑलरेडी डिस्कस कर लिया है, पार्ट 2 में होगा। एक्सक्लूसिव प्रिविलेजेस हैज़ बिन ग्रांटेड और ऑन द रिक्वेजिशन ऑन राइटिंग, और यहाँ ग्रांटी खुद लिख करके दे रहा है कि साहब वो मैंने दिया था, अब वो कैंसिल करो, ओके, फिर से खुद लिख करके दे रहा है, तो ये वाली चीज़ भी लागू होगी, तो ये भी ध्यान में रखना। एनी कंडीशंस कैंसिलेशन सस्पेंशन एट विल, एनी कंडीशन ऑफ लाइसेंस परमिट प्रोवाइडेड फॉर सच कैंसिलेशन एट सस्पेंशन एट विल, कोई भी ऐसा प्रकार का कोई भी लाइसेंस दिया था जिसका सस्पेंशन एट विल था एक्साइज कमिश्नर के, उसकी मर्जी, आज मैं कैंसिल करता हूँ तो कैंसिल हो जाएगा, ओके,
टर्म्स एंड कंडीशंस ऐसा था कि हम इसको विल पर कैंसिल कर सकते हैं। अब देखो ये इसका आगे पढ़ते हैं। व्हेन ए लाइसेंस परमिट होल्ड कैंसिल अंडर सबसेक्शन द अथॉरिटी में कैंसिल, मतलब एक के साथ एक फ्री। ऊपर कैंसिल हुआ तो इनका कहना है कि अगर ऊपर वाले पॉइंट्स में कहीं पर भी कैंसिल होता है, ठीक है, तो अगर आपको कोई दूसरा लाइसेंस या परमिट मिल रखा है, ठीक है, फॉर द टाइम एक्साइज रेवेन्यू या ओपीएम एक्ट में, तो वो भी कैंसिल हो सकता है। एक के साथ एक फ्री, याद रखना ये चीज़। द होल्डर ऑफ लाइसेंस परमिट शैल नॉट बी एंटाइटल टू एनी कंपनसेशन फॉर कैंसिलेशन ऑफ अ सस्पेंशन देयर ऑफ, मतलब जब भी लाइसेंस कैंसिल किया घर जाओ, अब कुछ नहीं हो सकता, कोई कंपनसेशन नहीं, कुछ नहीं, सीधा जाओ। जो भी आपने फ़ी पे की थी, डिपॉजिट मेड किया गया था, उसका कोई रिफंड नहीं होगा, किसी भी प्रकार का कोई कंपनसेशन नहीं मिलेगा। अब आ जाते हैं, देखो अब आ जाते हैं सेक्शन 35 पर। 34 और 35 बहुत इंपॉर्टेंट है ना, ये पूछेंगे आपसे, 90% चांसेस है इसके एग्ज़ाम में आने के। अब देखो ये कह रहा है कि फर्दर पावर टू कैंसिल लाइसेंस, मतलब सेक्शन 34 में तो रीजंस है ना इतने सारे, ए से लेकर के ऑलमोस्ट एफ तक। 35 में कह रहा है कोई रीजंस नहीं है, मतलब जो 34 से 35 के रीजंस है उनके अलावा कुछ भी रीजंस होता है तो यहाँ पर भी आपका कैंसिल कर दिया जाएगा। प्लस देखो 34 और 35 में क्या डिफरेंस है, यहाँ कोई कंपनसेशन नहीं मिलता था, यहाँ पर आपको कंपनसेशन मिलता है। यहाँ पे कोई नोटिस नहीं था टर्मिनेशन करने का, नोटिस, यहाँ पे आपको पर्टिकुलर सिचुएशन में नोटिस दिया जाएगा। तो ये याद रखना, इसमें रीजंस थे, इसमें अदर देन सेक्शन 34 कोई भी कारण से आपका लाइसेंस कैंसिल किया जा सकता है। तो चलो देखते हैं क्या है ये। वेन एवर द अथॉरिटी टू विच ग्रांटेड अ लाइसेंस और परमिट, जल्दी जल्दी तेज़ी से पढ़ रहा हूँ मैं, पास शुड बी कैंसिल फॉर एनी कॉज अदर देन दोज स्पेसिफाइड इन अंडर सेक्शन 34। मैंने आपको कहा ना, जो सेक्शन 34 में नहीं मेंशन था, अगर वो कॉज नहीं है, ए से लेकर के और भी कारण हो सकते हैं, ज़रूरी नहीं है कि वो एफ तक था, उसी तक लिमिट था, ठीक है, तो उसके अलावा कोई दूसरा कारण है तो उससे भी रिलेटेड हम 35 में कैंसिल कर सकते हैं। अब देखो क्या 15 दिन का नोटिस देंगे, कैंसिल कर देंगे, या फिर विदाउट नोटिस ही कैंसिल कर देंगे। पर जब विदाउट नोटिस कैंसिल करेंगे तो देयर शैल बी पेड टू लाइसेंसी सच सम बाय वे ऑफ अ कंपनसेशन एज द एक्साइज कमिश्नर में डायरेक्ट। यहाँ थोड़ा एक्साइज कमिश्नर का दर्द थोड़ा जागेगा लाइसेंसी के लिए कि नहीं, एक तो हमने ए से लेकर के एफ रीजंस भी नहीं है, दूसरा रीजंस भी है और हमने विदाउट नोटिस भी दे दिया, विदाउट नोटिस भी कैंसिल कर दिया, तो यहाँ पे आपको कंपनसेशन मिल सकता है। 34 में कोई कंपनसेशन नहीं था, कोई रिफंड नहीं था, ये बात याद रखना। 34 थोड़ा क्रूअल इन नेचर है ना, 35 फिर भी थोड़ा लीनियंट इन नेचर है। यहाँ पे पैसा वापस दिया जा रहा है, वहाँ पे कोई पैसा एक बार गया तो गया। अब देखो, व्हेन अ लाइसेंस परमिट और पास इज कैंसल्ड, एनी फी पेड इन एडवांस और डिपॉजिट मेड बाय द लाइसेंसी इन रिस्पेक्ट देयरऑफ शैल बी रिफंडेड आफ्टर डिडक्टिंग द अमाउंट ड्यू टू द स्टेट गवर्नमेंट। वही सिंपल सी बात, कोई भी अगर लाइसेंस के पास परमिट के लिए कोई भी एडवांस में दे रखा है या डिपॉजिट कर रखा है देश, तो उसको रिफंड दे देंगे, डिडक्टिंग द अमाउंट एनी ड्यू टू द स्टेट गवर्नमेंट। अगर कोई अमाउंट ड्यू है वो उससे निकाल करके अपना डिडक्ट करके स्टेट गवर्नमेंट उसको बाकी अमाउंट देगा और कहेगा ओके अब आप जा सकते हैं, ओके आपका लाइसेंस हमने कैंसिल कर दिया है, पैसे ले लो और अब आप जाइए घर। अब देखो आते हैं सेक्शन 36 पे, सरेंडर ऑफ लाइसेंस टू सेल बाय रिटेल। जो रिटेलर्स उनके द्वारा, जैसे आपने ये देखा होगा वाइन शॉप होती है, वो कौन है, रिटेलर्स है, जगह जगह आपको दिखेगी, कुछ दिखे ना दिखे, ऑलमोस्ट हर स्टेट में जहाँ लीगल है आपको ये चीज़ तो दिखी जाएगी। एनी होल्डर ऑफ अ लाइसेंस टू सेल बाय रिटेल अंडर दिस एक्ट में सरेंडर, यहाँ दुकानदार रिटेलर खुद आ रहा है कि साहब हमको सरेंडर करना लाइसेंस, अब हमको कुछ नहीं बेचना, तो क्या करेगा, दो कंडीशंस याद रखना। एक तो 1 मंथ का नोटिस देगा एक्साइज कमिश्नर को ऑफ हिज इंटेंशन टू सरेंडर, तो जैसे ही वो 1 मंथ का टाइम ख़त्म हो, ऑन पेमेंट ऑफ अ फी पेएबल लाइसेंस फॉर होल पीरियड विच वुड हैव बीन करंट फॉर सच सरेंडर। अब देखो
मान लो उसके पास अभी, मान लो 12 महीने का उसके पास अभी लाइसेंस बाकी था। अब 5th मंथ में आया वो, उसने कहा अब मेरे को सरेंडर करना है, तो 1 महीने का तो नोटिस का टाइम कितना हो गया, 6 मंथ्स। अब जो ये बाकी 6 मंथ्स का है, तो यहाँ पर भी जितना भी अमाउंट बन रहा है ना, लाइसेंस फॉर होल ऑफ द पीरियड विच वुड हैव बीन, अगर इस नहीं सरेंडर करता तो ये 6 मंथ्स का और होता, तो इसका जो पेमेंट ऑफ फी पेबल है इसके लिए 6 मंथ्स के लिए वो पे कर दो। ये दो क्राइटेरिया, एक ये और एक ये। प्रोवाइडेड दैट द एक्साइज कमिश्नर ऑन सफिशिएंट रीजन रेंडरिंग ए लाइसेंस में रेमिट सो पेबल, तो ये जो 6 मंथ्स का अगर एक्साइज कमिश्नर का दिल पिघल गया तो ये आपका 6 महीने का अमाउंट है जो भी वो रेमिट कर देगा, माफ़ कर देगा या कम कर देगा। ओके, रेमिशन कम करना, समझ गए। अब द वर्ड्स होल्डर ऑफ अ लाइसेंस यूज्ड इन दिस सेक्शन includes a person whose tender or a bid for a license has been accepted although the was not actually received the license। मतलब लाइसेंस के लिए उसने बिड तो किया था पर उसको मिला नहीं था, ऐसा पर्सन, तो होल्डर ऑफ अ लाइसेंस में वो भी पर्सन इंक्लूड है जिसने बिड तो किया था, कोशिश तो की थी पाने की लाइसेंस पर उसको मिला नहीं, उसका बिड रिसीव नहीं हुआ, उसको एक्चुअल में लाइसेंस रिसीव नहीं हुआ, तो होल्डर ऑफ लाइसेंस में वो भी इंक्लूड है अकॉर्डिंग टू दिस सेक्शंस एक्सप्लेनेशन। अब देखो, अब आते हैं सेक्शन 37 पे। नो रिन्यूअल ऑफ अ लाइसेंस और कंपनसेशन नॉन रिन्यूअल of a claimant. No person to whom a license has been granted on the shall have any claim of such license or to any claim on the determination of non renewal। ये कह रहा है कि साहब आपको मान लो लाइसेंस मिला था 5 साल के लिए, अब आप ये नहीं, इसका मतलब ये नहीं कि 5 साल बाद आप आकर क्लेम करो कि नहीं नहीं हमको तो फिर से 5 साल के लिए रिन्यूअल करना ही पड़ेगा आपको। कह रहा है ये कोई हमारे तरफ से क्लॉज नहीं है, गया अगर हो सकता है, अगर हुआ तो कर देंगे पॉसिबल, नहीं हुआ तो आप आकर के क्लेम नहीं कर सकते कि हमारा फिर से रिन्यू करो। ओके, और नॉन रिन्यूअल अगर नहीं किया तो फिर आप आकर के कंपनसेशन भी नहीं मांग सकते कि नहीं नहीं हमको तो कंपनसेशन दिया जाए, हमारा रिन्यू नहीं हुआ है। समझ गए। अब आगे आते हैं टेक्निकल इरेगुलरिटी इन द लाइसेंस, आखिरी सेक्शन है इस चैप्टर का और वो सबसे आसान है। No license granted under this act shall deem to be invalid merely of any technical defect, irregularity or omissions in the license or any proceedings taken prior to thereof. The decision of excise commissioner to the technical defect excise shall be final। ये कह रहा है किसी भी प्रकार का कोई टेक्निकल डिफेक्ट है, कोई भी इरेगुलरिटी है, कोई भी ओमिशन है लाइसेंस में, तो वो कोई कारण नहीं हुआ लाइसेंस को क्या बोलते हैं कुछ गलत साबित करने में, इनवैलिड करने में उसका कोई हाथ नहीं होगा। चाहे है तो है, टेक्निकल डिफेक्ट है कोई बात नहीं, इरेगुलरिटी है कोई बात नहीं, कुछ किसी प्रकार का कोई ओमिशन था लाइसेंस देने में कोई बात नहीं। इस संदर्भ में किसका डिसीजन, एक्साइज कमिश्नर का जो डिसीजन होगा ना वो फाइनल होगा। ओके, एक मिनट, आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। तो काफ़ी हद तक हमने कवर कर लिया है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन टेक केयर।